तो बेटा अपन जो टेस्ट अभी आपने दिया है, आई होप आपने बहुत बढ़िया टेस्ट किया होगा, उसके सॉल्यूशन 1 बाय 1 देख लेते हैं क्विकली, है ना। तो पहला जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस दी गई है, इसका प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। तो आप देख पा रहे हैं एक कीटोनिक ग्रुप है और एक एल्कोहलिक ग्रुप और PBr3 है। तो हम सबको पता है कि ये OH के साथ रिएक्ट करेगा और OH ग्रुप को किस में चेंज कर देगा, Br ग्रुप के अंदर चेंज कर देगा। तो जैसे ही ये आपके पास तो यहां अपने पास क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। अब बेटा दूसरा जो रिएजेंट है वो अल्कोहलिक KOH है बेटा आपके पास, और अल्कोहलिक KH आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, ये E2 एलिमिनेशन करवाता है, और E2 एलिमिनेशन करवाता है तो नो डाउट E2 एलिमिनेशन करवाएगा तो यहाँ से एक कॉन्जुगेटेड एल्किन जो है, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ है, वो वाली एल्किन आपके पास बन जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो अपना आंसर चला जाएगा सेकंड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कॉलम मैचिंग दी गई है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो गलत आपका हो ही नहीं सकता है। देखो ए में जो रिएक्शन दी गई है सबको पता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, जो आपके बी में रिएक्शन दी गई है वो आपको पता है फिटिंग रिएक्शंस है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बेटा, बेंजीन रिंग दो आपस में फ्यूज होती हैं तो अपन क्या कहते हैं, बेंजाइल हैलाइड होते हैं, तो फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो दूसरी रिएक्शन है बेटा आपको पता है ये सेंडमियर रिएक्शन दे रखी है आपके पास, और जो डी में लिखा है बेटा ये हंसडीकर रिएक्शन है आपके पास। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा और इन कॉलम मैचिंग को आप कर देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया बेटा, आपसे पूछा गया है सल्फेट और सल्फाइट के अंदर डिफरेंस पूछा गया है बेटा। आप लोग जानते हैं बेटा SO4 2- ये सल्फेट होता है और SO3 2- ये सल्फाइट होता है बेटा। बेटा इसको डिस्टिंग्विश करने वाला जो रिएजेंट आपको पता है बेटा, ये जो रिएजेंट है इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा, इसका यूज होता है बेटा आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जो सल्फर का टेस्ट करने के लिए काम में आते हैं। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है दोनों से। FeSO4 का यूज बेटा इनके साथ कोई यूज नहीं है, कोई खुद ही इसमें सल्फेट है। ये जो बेटा ये अमोनियम आयन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो इन तीनों का ही सल्फेट के या सल्फाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है बेटा। अब जो बचा BaCl2, तो आपको पता है BaCl2 BaSO4 ये भी वाइट PPT बनाता है और BaSO3 ये भी बेटा वाइट PPT बनाता है, परंतु एक खासियत होती है जो बेरियम सल्फाइड का जो वाइट PPT होता है ये HCl के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है, जबकि बेटा ये जो होता है ये HCl के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है आपके पास। ये इस कारण से ये क्या हो जाएगा, इसमें HCl भी सोल्यूबल होता है और ये HNO3 में भी सोल्यूबल है बेटा आपके पास। तो याद रखना बेरियम सल्फाइड का जो वाइट PPT होता है वो डाइल्यूट HCl में या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में सोल्यूबल होता है, इसलिए आंसर अपना क्या जाएगा बेटा, थर्ड चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं और उनके KSP लिखे गए हैं और पूछा गया है सोल्युबिलिटी के बारे में रिलेशंस। तो बेटा बहुत सिंपल बात है, यहाँ से अपन सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपाउंड का जो सोल्युबिलिटी आएगा वो आएगा √5 बेटा आपको पता है ये इसका KSP क्या होगा, S² होगा। बेटा AD2 टाइप के सोल्ट का जो KSP होगा वो आपको पता है क्या होगा, 4S³ होगा। इसका मतलब अपना सोल्युबिलिटी आएगा 3/4 और इसको अपन 30 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 10⁻⁻15 हो जाएगा बेटा। इसकी पावर 1/3 कर देते हैं तो अपने पास लगभग एक वैल्यू आएगी 30/4 × 10⁻⁵
और इसकी पावर 1/3 रहेगी, जो 1 से बड़ी वैल्यू आने जा रही है आपके पास। ठीक है, इसको अपन देखें तो इसका जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 27 की पावर 4। तो अपन इसको ऐसे करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालें तो आएगा 28 × 10 की पावर -16। इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 27 से कर देंगे, और इसकी पावर आ जाएगी 1/4। तो बेटा यहाँ से अपने पास क्या आएगा, ये लगभग 1 × 10 की पावर -4 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू लगभग 2.3 × 10 की पावर -4 आ जाएगी आपके पास। अब हमको कंपेयर करना है, तो देखो सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी आई है, वो आई है फर्स्ट कंपाउंड की। उससे कम किसकी आई है, AD3 की आई है। सबसे 1 नंबर पे AD कंपाउंड रहा है, 2 नंबर पे AD3 कंपाउंड रहा है, और सबसे लिस्ट सोल्यूबिलिटी AD2 कंपाउंड की आई है। अब इनमें से अपन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो, सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड AD इज मोर देन ऑफ कंपाउंड AD3, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है। सोल्यूबिलिटी ऑफ AD2 इज मोर, नहीं, गलत बात है, सबसे लिस्ट है AD2 की। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड AD3 इज मोर देन ऑफ कंपाउंड, नहीं, दोनों से ज्यादा नहीं है, 1 से ज्यादा है और 1 से कम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड AD2 इज लेस देन AD एंड AD3, बिल्कुल ये सही है। सबसे कम सोल्यूबिलिटी किसकी आई है, आपके पास AD2 टाइप की आई है। इसका मतलब 1 और 4 क्या है, करेक्ट है आपके पास। तो ये 4th आंसर क्या हो गया, ठीक हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या बोला गया है, 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं बेटा, जिसमें 1.5 और 2.5 है आपके पास। ठीक है, और एक का 1 लीटर यूज किया है, दूसरे का 2 लीटर यूज किया है। तो इसका अपन क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ऐसे केस में अपन क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो P कितना आ जाएगा, बोलो, वेटेड एवरेज निकाल देंगे। 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपके पास 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड 3 से कर दो, और ये वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 2.16 ATM आपके पास आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट पे आपके पास आते हैं, आपके पास एक रिएक्शन लिखा गया है और A और B आपसे पूछा गया। अगेन एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन मान लीजिए आप, एक कीटोन है, उसे एल्केन बनाना है। तो देखिए यहाँ जो रिएजेंट आए उनको आप समझ लीजिए क्या क्या आया है। ये विटिंग रिएजेंट है, विटिंग रिएक्शन का रिएजेंट है। ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो एल्केन कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर सकता है। ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है, और ये सोडियम बोरॉन हाइड्राइड है आपके पास। तो नो डाउट हमको इसमें क्या करना है, एल्केन बनाना है। तो एल्केन बनाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे बताओ, क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट यूज करेंगे। उसके बाद विटिंग रिएक्शन का रिएजेंट एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। तो बेटा ये आपके पास बी वाले में ये हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 4th चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो बेटा आपके पास एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो ये कहा कि 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली। क्या कह रहा है कि ये आपके पास क्या है, आसानी से रिएक्शन नहीं देता है। तो आपको पहले क्या बनानी पड़ेगी बेटा, इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। देखिए ब्यूटीन है तो आप 4 कार्बन है, नो डाउट। 1 ब्यूटीन है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तीसरे नंबर पे 2 मिथाइल लगी हैं तो आप मिथाइल लगा दीजिए बेटा। उसके बाद कह रखा है कि 1 पे क्लोरो, ये देखो बेटा ये विनाइल क्लोराइड बन गया है बेटा। और आपको पता है विनाइल क्लोराइड में क्या होता है, रेजोनेंस होता है डबल बॉन्ड के साथ। इस कारण से यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। और जब डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है तो ये रीडली आपका क्या नहीं देता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। मतलब ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब इसका रीजन स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है कि इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बेटा आपको पता है इसमें पहली बात तो ये एसेंट जो रिएक्शन होगा उसका कार्बोकेटाइन यदि बन जाता है, पहले तो SN2 से होगी रिएक्शन, पहली बात तो ये है।
पर फिर भी यदि ये बन भी जाता है तो उस पे यहाँ प्लस चार्ज आता है, जो कि कभी भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं है। इसका मतलब रीजन स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो आंसर क्या लगाएंगे, ए करेक्ट है और रीजन क्या है, गलत है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है, कुछ ऑर्गेनिक स्पीसीज लिखी गई हैं। पूछा गया है बेटा कि इनमें से ज्यादा एसिडिक, पहले तो पूछा ज्यादा एसिडिक कौन है, तो नो डाउट एसिडिक के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस। और ये जो आपके पास है, यहां से अपन क्या बना दें, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, देखो ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है और ये क्या है, एरोमेटिक है आपके पास। तो नो डाउट सबसे ज्यादा एसिडिक यही है। और अब इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, क्लोरोप्रोपवनीन के साथ। तो देखो ये आपके पास है क्लोरोप्रोपवनीन, ये आपके पास क्या है, 3 क्लोरो है आपके पास। ये देखो ये रहा आपके पास। तो क्या होगा बेटा, यहां से ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा बेटा। अटैक करेगा तो यहां से पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा और आपके पास ये Cl हट जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बना बताओ, ये पहला प्रोडक्ट बन गया आपके पास। क्या प्रोडक्ट बन गया, पहला प्रोडक्ट बन गया आपके पास। आपके पास एक कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस काम में आता है, नो डाउट हम सबको पता है ये बीटा एलिमिनेशन करवाता है, ठीक है ना। PDBaSO4 है, हम सबको पता है ये क्या है बताओ, ये लिडलार कैटालिस्ट है आपके पास। BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, आपने इसको बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये किससे होता है बोलो, ये एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इनमें से देख के आप आंसर टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है, HiO4 है। आपको पता है कैसे प्रोडक्ट ये बनाता है, आपको प्लानिंग बता रखी है क्लासों में। तो क्या करना है, देखो बेटा इसके अंदर जब आपके पास, इसको मैं यहां बना देता हूं, ये देखो आपके पास 3 2 5 1 6, यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH और ये CH2, ये सब जगह HH लग जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूटते जाएंगे, देखो यहां से ये सारे के सारे बॉन्ड टूटते जाएंगे। और क्या लगा दीजिएगा, दोनों तरफ OH OH लगा दीजिएगा, इस पे भी OH लगा दीजिए, इस पे भी OH लगा दीजिए। हमको पता है एक कार्बन पे जैसे ही आपके पास 2-3 OH आएंगे तो वहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ये वाला फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास फॉर्मिक एल्डिहाइड बन जाएगा। तो 5 तो बन जाएंगे फॉर्मिक एसिड और 1 बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया एक डाइकीटोन है जिसका फॉर्मूला ये है। तो हम सबको पता है इसका अपन क्या निकाल लीजिए, आप देख लीजिए कि ये मोलिकुलर फॉर्मूला किसका है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये इस कंपाउंड का क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला बन रहा है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोक्सिल एनाइन कन्वर्टेड, यानी कि ये आपके पास हाइड्रोक्सिल एनाइन वाला केस बनता है। तो जैसे ही अपन इसमें हाइड्रोक्सिल एनाइन का केस लेंगे, OH माइनस लेंगे, तो OH माइनस क्या करेगा, किसी एक पे अटैक कर देगा। जैसे ही वो अटैक करेगा आपके पास किसी एक पे, मान लीजिए इस पे आपने अटैक करवा दिया है यहाँ पे, जैसे अटैक करेगा तो वो OH में चेंज हो जाएगा। जब वो वापस से आपके पास फिर क्या होगा,
जैसे ही वो OH में चेंज होगा वापस आएगा तो एक फिनाइल जो है वो दूसरे पे क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। जैसे देखो ये आपके पास ये रहा, आपके पास ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ गया, O पे नेगेटिव आ गया है बेटा, एक ऑलरेडी OH यहाँ पे आपके पास क्या है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे अपने पास pH है और यहाँ पे OH जुड़ चुका है, ठीक है। अब जैसे ये वापस से अपना यहाँ का जो लोन पेयर है जब वो वापस आएगा तो यहाँ से फिनाइल है वो यहाँ निकल कर यहाँ चला जाएगा और ये आपके पास क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो नई जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपके पास ये बन जाएगी। देखो O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो गया, OH हो गया। इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो यहाँ H जुड़ जाएगा, मतलब कौन सा आंसर बन गया, बोलो सेकंड आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया कि BF3 मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। BF3 का मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या है बताओ, जीरो है। फिर रीजन बोला है BF3 हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कह रहा है तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका पहले स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है कि उसमें जो डाइपोल बॉन्ड के कारण से आ रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है, और उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आंसर क्या लगाएंगे, ए करेक्ट, आर करेक्ट, और आर है वो ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या लगा देंगे, फर्स्ट लगा देंगे आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है, MOT का क्वेश्चन है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा। तो हम सबको पता है बेरिलियम जो आपके पास है इसमें एंटी बॉन्डिंग में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बोलो जीरो आ जाएगा। और जीरो बॉन्ड ऑर्डर वाली स्पीसीज क्या नहीं करती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तीन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 3 कंपाउंड दिए गए हैं, आपसे इनका एसडी का ऑर्डर पूछा गया है। हम सबको पता है सबसे ज्यादा कौन होगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस H इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो प्लस H इफेक्ट के कारण से एसडी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और ये फिनोल है ये इससे भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा हो गया फर्स्ट, उससे कम सेकंड, और सबसे कम कौन हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सिप बेस किस में बना है। तो नो डाउट हमको पता है सिप बेस का मतलब होता है ये वाली स्पीसीज, जिसको अपनी माइन कहते हैं। ये स्पीसीज किस में बन सकती है, देखो ए में ही बन सकती है, बी में तो कोई चांस ही नहीं है, सी में हिंसबर्ग रिएजेंट बन जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि आपके पास क्या है बताओ, ए आपके पास। देखो बी में एक खुद हिंसबर्ग रिएजेंट है, और ये बनेगा नहीं, हिंसबर्ग रिएजेंट है बी के, ए के अंदर ए में आपका सिप बेस बन जाएगा, बी में कंपाउंड बन जाएगा, और जो सी में लिखा हुआ जो रिएजेंट है वो हिंसबर्ग खुद रिएजेंट है, सिप बेस नहीं बनाता है। अपन क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में ए के अंदर सिप बेस बनेगा, और ठीक है, बाकी सब में सिप बेस आपको पता है नहीं बनेगा, क्योंकि सिप बेस ये होता है आपके पास, सिप बेस ये होता है आपके पास। हाँ, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। इसके अंदर अपन देखेंगे तो आपको बोला गया है P and Q are 2 आइसोमर हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के, बोथ डीकलराइज, एंड दोनों के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है आपके पास। ऑन द हीटिंग ऑफ P फॉर्म साइक्लिक एनहाइड्राइड, C क्या कर रहा है हीटिंग पे साइक्लिक, यानी कि ये सिस वाला आइसोमर है। और अपॉन डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, ये क्या कर रहा है आपके पास, डाइल्यूट KMnO4 पे P एज वेल एज Q कुड प्रोड्यूस्ड 1 या मोर देन 1 फॉर्म, 3 कंपाउंड बना दे, कोई S, T और U पूछा आपसे। देन प्रोडक्ट P एंड
Q क्या है आपके पास। तो देखिए हमको समझ में आ चुका है कि जो P है वो तो सिस वाला डाई एसिड है आपको, ठीक है, मैलिक डाइक एसिड जिसे ऊपर कह सकते हैं, और Q है वो ट्रांस वाला यानी फ्यूमेरिक डाई एसिड हो गया आपके पास, ठीक है। अब बेटा ये तो अपन को जानकारी मिल गई। अब बोला KMnO4, तो KMnO4 क्या पड़ता है, डाइओल बनाता है और सिन डाइओल बनाता है। सिन डाइओल बनाएगा, सिस पर सिन डाइओल बनाएगा तो आपको पता है क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। दोनों जो है आपका इथ्रो आइसोमर बनेगा और आपके दोनों एक साइड में आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। कैट रूल से अपन देख सकते हैं, CAT की बात करें तो अपन को पता CSE रूल कह सकते हैं अपने इसको, CSE रूल आपके पास है ना। तो सिस पर सिन एडिशन होने पे इथ्रो कंपाउंड बनता है, तो ये इथ्रो कंपाउंड है, और ट्रांस पे सिन एडिशन होने पे क्या बनता है, थ्रियो बनता है, तो थ्रियो ये दोनों बनेंगे तो 50-50% बनेंगे, 50-50% बनेंगे तो ये एक तरीके से रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। तो Q तो देगा रेसेमिक मिक्सचर और A देगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, और ऐसा हमें किस ऑप्शन में लिखा गया है, देखो फोर्थ ऑप्शन में लिखा गया है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव S एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है जो T और U का है। तो क्या आंसर देंगे, फोर्थ आंसर दे देंगे अपन। उसके बाद आपसे पूछा गया है एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से क्या है इनकरेक्ट है। तो बोला है कंसंट्रेट HNO3 एडेड बिफोर थर्ड ग्रुप टेस्ट टू कन्वर्ट, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट आपको पता है। PbCl2 इनसोल्यूबल इन हॉट वाटर, ये गलत बात है, हॉट वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। AgCl इनसोल्यूबल इन बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, ये सही बात है। AgCl सोल्यूबल इन एक्सेस प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस आपको दी गई है बेटा। ये गिग्नार्ड रिएजेंट है तो क्या देगा बोलो, CH3 माइनस देगा। क्या इसके पास SDKH है, तो आप कहोगे नहीं है तो क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास हाइड्रोलिसिस है, तो ये एक प्रकार का क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल आपके पास बन चुका है। इस वाले में देखो आपके पास क्या है बताइए मुझे, इसमें भी CH3 है तो CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा, O इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसमें एक क्या बन चुका है आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल बन चुका है, ठीक है। एक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, एक टर्सरी अल्कोहल हो गया, और इसको किससे अपन डिस्टिंग्विश कर देंगे, इससे अपन लुकास रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये एक स्ट्रक्चर दी गई है, क्या ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई इसमें वोलेशन नहीं हो रहा आपके पास, है ना। N2O की एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर होती है। बोला ऑक्टेट रूल इज फॉलोड बाय ईच एटम, सभी एटम ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, और सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन हैज ए नेगेटिव चार्ज है, बात ही बिल्कुल सही लिखी हुई है। और हमको पता है सेकंड पीरियड के हैं, इसलिए इनका ऑक्टेट का अचीव करना बहुत जरूरी होता है। तो आप कहेंगे बोथ A एंड R ट्रू, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, फर्स्ट आंसर इसका लगा देंगे अपन। उसके बाद है जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सोल्यूबल है भाई, क्योंकि ये एम्फोटेरिक होता है आपका। एम्फोटेरिक जितने भी होते हैं वो एक्सेस ऑफ NaOH में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्या बनता है बोलो, सोडियम जिंकेट बनता है, आपको पता हो तो, है ना, ये सोल्यूबल सॉल्ट है आपके पास। बोला एक्सेस ऑफ अमोनिया, बिल्कुल एक्सेस ऑफ अमोनिया में भी सोल्यूबल है आपके पास जिंक हाइड्रोक्साइड। एक्सेस ऑफ अमोनिया ले लोगे तो आपके पास क्या होगा, ZnNH3 वाला कॉम्प्लेक्स है वो बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये सोल्यूबल सॉल्ट बनाता है। और अमोनियम सॉल्ट, इसमें तो 100% जो अमोनिया में सोल्यूबल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल है, वो अमोनियम सॉल्ट में तो 100% सोल्यूबल है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अब हम इंटीजर सेक्शन में आ गए हैं। हमको बोला गया है एक मेटल M है आपके पास, और उसको क्या है, कलरलेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंपाउंड N, कंपाउंड N का कोई सॉल्यूशन है, और वो कंपाउंड N का सॉल्यूशन क्या है,
पी मेटल का नाइट्रेट है ना। द सॉल्यूशन टर्न लाइट ब्लू, जैसे ही सॉल्यूशन में डाला गया लाइट ब्लू हो गया, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोई ब्लू कलर का कंपाउंड बन गया है। और ये जो कलरलेस कंपाउंड था, इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया ये बन रहा है कि अपने पास ये जो कंपाउंड हो सकता है वो नाइट्रेट है, वो सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है अपने पास। और सिल्वर नाइट्रेट में हम यदि क्या कर दें, कॉपर की रोड डिप कर दें, अपन को पता है कॉपर क्या होता है, तो क्या होगा कि कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा और ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है बेटा। अब हमको बोला गया एडिशन ऑफ एक्वस NaCl टू ब्लू सॉल्यूशन गिव ए वाइट पीपीटी ऑफ O। अब कह रहा है कि इसमें NaCl ऐड कर देंगे तो वाइट पीपीटी O बनेगा, और जो O बनेगा एडिशन ऑफ एक्वस अमोनिया डिजोल्व O एंड गिव ए डीप ब्लू सॉल्यूशन। अब देखिए अपन को पता है NaCl ऐड करेंगे तो AgCl का क्या बन जाएगा, वाइट पीपीटी बन जाएगा, और अमोनिया ऐड करेंगे तो कॉपर का ये है, और इसके साथ कॉपर के नाइट्रेट के साथ अमोनिया क्या बनाती है, ब्लू। और ये जो आपके पास है, ये जो Ag है, यानी कि P तो अपना कौन हो गया बताओ, Ag हो गया है, और अपना M हो गया है कॉपर, तो Ag तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। देखो AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, और कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बेटा NH3 4 और +2। अब देखो X, Y, N और M, तो X की वैल्यू कितनी हो गई देखो, कॉपर के साथ ये हो गई 4, तो 4 लिख देंगे। Y की वैल्यू कितनी हो गई देखो, 2 है तो 2 हो गई बेटा। आपके पास जो यहाँ पे है N की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और आपके पास M की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये सारा 9 आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है N+L4 है आपके पास, किसके लिए, जिंक, उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर बताने हैं। तो हमको पता है, हम पहले क्या कर दो, N की वैल्यू 4 रख दो, 0, तो ये होता है 4s, और जिंक में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, फिर इसकी एक वैल्यू कम कर दो, इसको 1 कर दो, तो ये 3p होता है बेटा। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिंक के अंदर। उसके बाद 2 करोगे 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अपना आंसर कितना आ गया, 8 आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट इज 0.1 डिग्री, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, ये आपके पास होता है। इसकी वैल्यू अपन को कितना दे रखा है, बोलो 0.1 दे रखा है। KB हमसे पूछा गया है। मोलैलिटी की बात हम करें तो 1.8, मोलर मास इसका 180, सोलवेंट का मास 100, ग्राम में है तो ऊपर क्या कर दिया बेटा 1000। ये अपना कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से यहाँ ये आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो KB की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 1 आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम कंपाउंड टू 50 ml बेंजीन, जिसकी डेंसिटी ये है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.51 तो इतना, इफ KF ऑफ बेंजीन इतना, तो व्हाट इज द मोलिकुलर कंपाउंड इन ग्राम पर मोल। अपन को नियरेस्ट इंटीजर के आसपास आंसर देना है। तो हमें जो डिप्रेशन का जो आपके पास आया है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो आ रहा है 0.48। देखो आप यहाँ से, तो अपने पास ये तो 0.48 आ गया बेटा। KF की वैल्यू हमें दे रखी है 5.12। सोल्यूट हमने कितना मिलाया है देखो 0.643 ग्राम। इसका मोलर मास हमसे पूछा गया है। सोलवेंट का मास हम यहां से निकाल, डेंसिटी दे रखी है और इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो यहां से आ जाएगा 0.879 इंटू 50। ये ग्राम में आएगा, इसलिए ऊपर क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई। M को इधर भेज दो
तो m इज इक्वल टू जो मोलर मास पूछा है 5.12 इंटू 0.643 इंटू 1000 अपॉन में 0.48 इंटू 0.89 इंटू 50। इसको देखो, यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो ये आंसर 1.156 पॉइंट समथिंग आने वाला है, जैसे कि कुछ 1-2 से लगभग आएगा। तो ये आपके पास इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना बनेगा, 156 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा, 156 ग्राम बनेगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 156 ग्राम पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको एक क्या दिया गया है, गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी गई है आपके पास, और आपको बोला गया है कि लिक्विड वाटर एट इतना, जो भी गैसें कलेक्ट की जा रही हैं वो लिक्विड वाटर पे कलेक्ट की जा रही हैं आपके पास। इट इज फाउंड दैट आफ्टर 20 मिनट टोटल प्रेशर कितना है, 200 टोर है, और आपके पास लॉन्ग टाइम के बाद क्या है, 380 टोर है। रेट कांस्टेंट आपसे पूछा गया है बेटा, और आपको जो वेपर प्रेशर है वो कितना दे रखा है, 20 वेपर प्रेशर। 20 का मतलब ये होता है टोटल प्रेशर में से जितना जब दिया गया है उसमें 20 कम कर दो। जैसे ये दिया गया तो ये समझ लो ये रिएक्शन के जो गैसें के कारण प्रेशर कितना है, 180 है। ये 380 लिखा है, गैसों के कारण प्रेशर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग। आपको पता है कि ये होता है P इनफाइनाइट। P इनफाइनाइट पे गैसों के कारण प्रेशर कितना है, 360, और इसका इनिशियल प्रेशर कितना होगा। देखिए हमको पता है इसका इनिशियल आपका फाइनल प्रेशर 360 है, मतलब उस वक्त A0 है, और 1 मोल से 3 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब है जो फाइनल प्रेशर है इसका 1/3 होगा इनिशियल, तो 1/3 का मतलब होता है 120 यहाँ आ जाएगा आपके पास। और इसको अपन करेंगे 360 माइनस 180, यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, K इज इक्वल टू 2.303, ये 20 है, और ये आएगा लॉग, ऊपर की वैल्यू आ गई है 240, नीचे की वैल्यू आ गई है 180, ये कुल मिला के आ जाएगा 3/2। इसको जब अपन सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो अपने पास आंसर आएगा इसको देखते हैं। वो अपने पास ये log 3 है, ये आपके पास log 2 है, तो log 3 की वैल्यू हमको मेंशन कर रखी है 0.477। इसको लगभग अपन कितना मान लेते हैं, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू पूछी है, 0.48 मान लेते हैं, इसको 0.3 मान लेते हैं, तो अपने पास जो आएगा 2.303/20, और यहाँ पे आ जाएगा कितना बोलिए आपके पास, log 3 60 से 4 आएगा, सॉरी, और ये 3 आएगा, तो log 4 की वैल्यू 0.6 हो जाएगी माइनस 0.48, यहाँ से 0.12 अपने पास क्या आ जाएगा आएगा, तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.303 इंटू 0.12 अपॉन 20। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास ये लगभग वैल्यू जो आएगी वो आपके पास 0.014 के आसपास आएगी। तो इसका जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 10⁻³ मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमसे पूछा गया है बेटा कि HNO3 के सैंपल की मोलैरिटी क्या है, उसकी डेंसिटी दे रखी है, मास परसेंटेज दे रखा है। तो अपन को क्या करेंगे, देखो मोलैरिटी के लिए अपन को पता है मोल पर लीटर निकालना है, तो इसका मास कितना है बताओ, 63 है। मोलर मास कितना होता है, 63 होता है। सोलवेंट का वॉल्यूम चाहिए अपन को, तो सोलवेंट का मास अपना कितना होगा, 100, और अपन को पता है मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो अपने पास जो वॉल्यूम होगा वो होगा 100/d, तो ये 100 लिख दिया,
डी अपना कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, और डी की वैल्यू 1.4 दे रखी है। ये ml में आएगा, इसलिए अपन यहाँ 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, मतलब आंसर कितना आ गया, 14 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो हमसे आइसोमर पूछे गए हैं, तो एक तो बेटा देखो 6 मेंबर की इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी ही बनेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला आइसोमर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट इसमें से उठा लेते हैं। देखो बेटा एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट उठाते हैं और उसको थ्रू आउट इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं ऐसे। देखो अब इसको आगे भेजेंगे तो कोई नाम वही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अपन 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं। तो ये 4 कार्बन लगा दिए, दोनों मान लीजिए अलग अलग पे रख देते हैं। एक बार दोनों को किस पे रख देते हैं, एक ही कंपाउंड पे रख देते हैं आपके पास। तो कुल मिला के कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके स्ट्रक्चरल, 5 आइसोमर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन आर लिबरेटेड बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ ए वेवलेंथ ऑफ 300 फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड इतना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड इमिटेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना है, वो आपकी वेवलेंथ पूछी है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगाते हुए काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो हमको पता है कि ये जो फॉर्मूला होगा एनर्जी कंजर्वेशन से, Sc बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू Sc बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां अपने पास H की वैल्यू अपन जानते हैं, ये 6.62 इंटू 10 की पावर -34। C की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है आपके पास। ठीक है, आपके पास लैम्डा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3000 एंगस्ट्रम, और लैम्डा नोट की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी, 4000 एंगस्ट्रम। ठीक है, और अब हमसे यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन सोल्व करके अपन काइनेटिक एनर्जी की कोई न कोई वैल्यू ले लेंगे। मान लो कि वो वैल्यू क्या आ गई, एक्स जूल वैल्यू आ गई आपके पास, एक्स जूल वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, एक्स जूल वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, जो इंपॉर्टेंट काम होगा वो ये होगा बेटा कि अपने पास इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ में अब चेंज करना पड़ेगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास है। इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहां से आ जाएगी, और इन सारी वैल्यू को जब पुट करके अपन सोल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा आपके पास वो लगभग आपके पास क्या कितना आ जाएगा, देखो ये दे रखा है तो वो 1.01 या कुछ आगे वैल्यू आएगी आपके पास 2 के लगभग इंटू 10 की पावर -9 मीटर के लगभग वैल्यू आने वाली है आपके पास। तो आपसे नियरेस्ट इंटीजर में आंसर पूछा गया है, इसलिए अपन क्या बताएंगे, इसका आंसर 1 बताएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है उससे काइनेटिक एनर्जी लेके आएंगे, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी उसको कहाँ रख देंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन में रख देंगे। वैल्यू पुट रखने के बाद सोल्व करेंगे, सोल्व करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो लगभग 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर मिलेगा। ठीक है, तो सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रोड विच ओरिजिनली कंटेन 0.1 m नाइट्रेट एंड 0.4 m H+ and which has been treated by 6% of the cadmium necessary to reduce all nitrate। देखिए आपके पास ये रिएक्शन है, आपके पास देखो ये नाइट्रेट को क्या करना है, NO में रिड्यूस करना है, और हमको जितना नाइट्रेट हमारे पास रिड्यूस करना है हमको, उसका केवल जितना कैडमियम चाहिए उसका केवल 6%। इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0.1 है, ये इनिशियल वैल्यू 0.4 है,
और इसका इनिशियल से अभी कोई, ये सब कितनी हो जाएगी 0 0, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो 0.1 माइनस एक्स, 0.4 माइनस 4x, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 0.06, तो जितना चाहिए उसका 6% ही है, तो अपने पास ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0.04 बन जाएगा। ये वैल्यू 0 आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 4 × 0.6, तो 0.16 बच जाएगा आपके पास। अब हमको पता है इस पर नस्ट इक्वेशन लगा देंगे। वो नस्ट इक्वेशन जो आएगी आपके पास वो आएगी NO3 माइनस से NO, वो E0 NO3 माइनस NO, ये आपके माइनस, आपको ये वैल्यू दे रखी है 0.06, और n की वैल्यू आपके पास ये रही कितनी है, 3 है आपके पास। लॉग प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट NO है, तो इसका अपन को प्रेशर दे रखा है कितना, बोलो 1 atm दे रखा है आपके पास, है ना, ये रहा आपके पास, है ना। तो इसका तो अपने स्टैंडर्ड ले लिया है, 1 atm दे रखा है, तो कोई मतलब नहीं है, तो PNO आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नाइट्रेट की कंसंट्रेशन आएगी, और क्या आएगा, H+ की कंसंट्रेशन का होल 4 आ जाएगा आपके पास। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। तो अब अपने पास वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.95 है आपके पास, 0.95, 0.95 आपके पास, माइनस 0.02 आ गया आपके पास, लोग ये 1 आ गया। नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है 4 × 10⁻², ये है H+ की कंसंट्रेशन है 16, यानी कि मैं इसको ऐसे बोलता हूं 2⁴, तो 2⁴ और उसकी भी पावर 4, यानी कि 2⁻16 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -2, यानी कि -2 का कितना, -8 आपके पास। तो ये तो हो गया 10⁻−10, और ये हो जाएगा 2⁻18, तो अपने पास आएगा 0.95 - 0.02 log 10⁻10 ऊपर चला गया आपके पास, और नीचे कितना रह गया, 2⁻18। तो अपने पास अल्टीमेट वैल्यू जो आ रही है वो 0.95 - 0.02, यहाँ आ जाएगा लॉग, ये तो 10 आ जाएगा, और -18 × 0.3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये अपने पास जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये आएगी 0.95 माइनस ये 0.02, यहाँ देखिए आपके पास ये 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5.4, और 5.4 इसमें से माइनस चला जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी 4.6। 0.95 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते को 12, 8, 8 1 9, और कितने पे लगाना है, 3 पे लगाना है अपने को ये वैल्यू, ठीक है। 0.09 ये इसमें से वैल्यू क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे इसमें से 0.09, तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी, 3 चले गए, 4 यहाँ चले गए, तो लगभग वैल्यू बचेगी 0.86 वोल्ट। हमको बोला गया है कि आपको आंसर क्या बताना है, a × 10⁻⁻², तो इसको लिखेंगे 86 × 10⁻⁻² वोल्ट। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है, 86 आ गई है। नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया था, हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोला गया है कि MNO का ये कुछ वोल्टेज दे रखा है, बाकी 3 के वोल्टेज दे रखे हैं, हमसे पूछा गया है कि pH3 पे कितने को रिड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है Cl2 का ये आपके पास Br2 का और ये I2 वाला, ये तो pH पे डिपेंड नहीं करेंगे।
पीएच पे मात्र एक डिपेंड करेगा और वो करेगा MnO4 वाला। तो उसका अपन क्या करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो ये लो, MnO4 माइनस से Mn+2 और अब ये 4H2O लगा दिया। इधर अपन ने क्या कर दिया, 8H+ लगा दिया और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसका पीएच पे निकाल लेते हैं वैल्यू। बाकी सबको अपन को क्या मानना है, स्टैंडर्ड मानना है ना। जिसकी जैसे इसकी कंसंट्रेशन अपन कितनी मानेंगे, 1 मोलर मानेंगे। इसकी क्या मानेंगे, 1 मोलर मानेंगे। हमें गिवन नहीं है, इट मीन्स इसको अपन को स्टैंडर्ड मान लेना है। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी H+ की, वो 10⁻³ m हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब इसका अपन निकाले आपका MnO4 माइनस से कहाँ जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है आपके पास। इसका E0 की वैल्यू है 1.51 माइनस 0.06 दे रखा है और n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। लॉग अपन को पता है Mn+2 की 1 माननी है, मैग्नेट वाले की क्या माननी है, 1 माननी है। और आपके पास H+ की कितनी माननी है, 10⁻³ का पावर 8। ये माइनस का 24 हो गया, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 1.51 माइनस 0.06 अपॉन 5 इंटू 24। अब देखो इसको अपन आगे का सोल्व करते हैं। तो ये आएगा 1.51 माइनस, यहाँ अपन सोल्व करेंगे बेटा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 आ जाएगा। 0.06 को 24 से और डिवाइड किसको कर दिया, 5 से। अब ये आएगा 1.51 माइनस 0.288 आएगा। इसको लगभग अपन कितना मान ले, 29 मान ले। 29 मान ले तो ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, 29 इसमें से कम हो जाएंगे। 29 कम हो जाएंगे, 50 में से 29 कम होते हैं तो 21 बचते पर एक ऊपर है, तो 1.22 के आसपास ये वोल्टेज बचा। अब वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे जिनकी वैल्यू 1.22 से कम है। तो देखो आपके पास कौन है, इसकी ये रिड्यूस हो जाएगा Br2 से Br माइनस और I2 से I, परंतु कौन नहीं होगा बताओ, Cl वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन क्या आ गया है, 1.22 से ज्यादा आ गया है। इसका मतलब टोटल जो स्पीसीज है ना, जो ऑक्सीडाइज होने होंगी इससे, वो कितनी होंगी, 2 स्पीसीज इससे क्या हो सकती हैं, ऑक्सीडाइज हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, खुद का तो रिडक्शन होगा, दूसरी स्पीसीज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो 2 स्पीसीज हो जाएंगी, Br माइनस और आपका I माइनस, ये है आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो आंसर अपना कितना जाएगा, बोलो 2 जाएगा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टेस्ट।